हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें क्या क्या कंपैरिजंस हैं। और स्टूडेंट इस लेक्चर का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है और आप वहां से इसकी जो PDF फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन अपने पास पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जिसे कि हम DPSP भी कहते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनको हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमने पढ़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये दिए जाते हैं, जबकि स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो DPSP हैं उनको हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और स्टूडेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 12 से अंडर आर्टिकल 35 तक। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 12 से अंडर आर्टिकल 35 तक। और स्टूडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जिसे कि हम DPSP भी कहते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 36 टू अंडर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक। तो स्टूडेंट ये दूसरा डिफरेंस हो गया इन दोनों में। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्टूडेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि किसी भी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करे। ठीक है, ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ सर्टेन राइट्स के अगेंस्ट कि वो किसी भी पर्सन के उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करें। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हम बोलते हैं कि इनका नेचर क्या है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हैं या फिर नेगेटिव राइट हैं। और स्टूडेंट जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव राइट है और इनका जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37 क्या बताता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अगर क्या है, कोई भी जो स्टेट की कोई भी बॉडी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, अगर वो क्या करती है अपने लॉ को बनाती है या फिर कोई भी अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करती है तो उसको इनसे पहले क्या करना होगा, अपनी पॉलिसीज़ में उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करना होगा। उनको कंसीडर करते हुए ही क्या है, स्टेट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, लॉज को बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट ये और हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, ये स्टेट्स की सभी बॉडीज़ के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शंस की तरह होते हैं। और जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो हमने बात की थी कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या जो हमने पढ़ा था कि जो इंस्ट्रक्शंस का सेट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दिया जाता था गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए इशू किया जाता था, उसी प्रकार से क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी क्या हैं, जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टेट की जो भी बॉडीज़ होती हैं उनके लिए एक गाइड की तरह से काम करते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको निर्देश देते हैं। तो स्टूडेंट ये
क्या हैं, पॉजिटिव राइट्स हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो स्टेट को रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि स्टेट क्या है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का, कुछ सर्टेन ऐसे राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, उनको स्टेट के द्वारा स्टेट के द्वारा उनको वॉयलेट करने से प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी को मना कर रहे हैं, स्टेट को प्रोहिबिट कर रहे हैं और उससे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के इंक्रोचमेंट से उसको बचा रहे हैं। और क्या है, स्टेट के जो आर्बिट्ररी एक्शन है उनको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना कर पाए। और स्टूडेंट, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हैं, सेट्स ऑफ डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जिसका यूज़ लेजिस्लेटिव या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उनको अपने लॉ बनाने में या पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में बेसिकली करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हो गए और फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट ना करे। स्टूडेंट, उसके बाद इसमें नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी लेक्चर्स में अपने, कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं। अगर जस्टिशिएबल का मीन्स ये है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर उनका लीगली इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। अगर उनका वायलेशन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, जस्टिशिएबल कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकता है, और अंडर आर्टिकल 226 क्या है, वो हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट को क्या कर सकता है, एप्लीकेबल बना सकता है। और स्टूडेंट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिशिएबल इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर इनका वायलेशन होता है, ठीक है, तो कोर्ट में जाकर इनका लीगली इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, अगर किसी भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, स्टेट के द्वारा अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में यूज़ नहीं किया जाता है इनके प्रिंसिपल्स को, तो हम उनको कोर्ट में जाकर उनके लीगल इन्फोर्समेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, जो कि कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, क्योंकि अगर इनका वायलेशन होता है तो क्या है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट समझिए, एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे राइट टू वर्क है, तो ये क्या है, अगर किसी भी पर्सन को काम नहीं मिलता है, राइट टू वर्क क्या है, हमारा DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन को काम नहीं मिलता है तो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट इशू नहीं कर सकता वहाँ पे कि मुझे काम दीजिए, सरकार के लिए क्या है, उसको लीगली वो कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, ये DPSP है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो भी सरकारें होती हैं, जो स्टेट होती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, इसमें कोई भी लीगल फोर्समेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट, जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या देते हैं, जब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया और
क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स कि सभी पर्सन्स को क्या है, सभी लोगों को राइट टू वोट है, जो कि क्या है 18 ईयर से अबव जिनकी एज है। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। और ये कहाँ से आया, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री में किया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो भी क्या है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट करना, जिससे कि क्या हो, हर कोई पर्सन क्या है पब्लिक ऑफिसेस को एक्सेस करने के लिए फ्री हो। हर किसी जो कोई भी पब्लिक ऑफिस हो वहाँ पर क्या है, वो कोई भी गरीब तबके का इंसान है तो उसकी भी उतनी ही पहुँच हो जितना कि क्या हो, एक रिच पर्सन की हो। तो इसको क्या कहा गया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा गया है। और जैसे कि राइट टू वोट है, जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़न जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, हर किसी पर्सन को, हर किसी सिटीज़न को इंडिया के ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, जो भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर वो वोट दे सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उस कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। और स्टूडेंट वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनका जो मेन एम है, उनके थ्रू क्या किया गया, उनके थ्रू सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कंट्री में लाया गया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके थ्रू क्या किया गया, सोशल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया और साथ ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर ध्यान दिया गया। ये कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू कि क्या है, अगर किसी भी पर्सन के पास क्या है इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है या फिर क्या है वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अगर वो वल्नरेबल है, तो क्या है तब भी उसको क्या है लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे क्या है वंचित नहीं होना चाहिए। उसके पास भी क्या होनी चाहिए, अपनी जो जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं, जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनके पास उनकी ज़रूरत के लिए पूरा इतना उनको मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा इसके लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये कहलाता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कोई भी पर्सन उसके संग क्या हो, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बेसिस पर क्या हो, उसके साथ भेदभाव समाज में ना किया जाए। ये है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट सोशल डेमोक्रेसी भी क्या है कि सोसाइटी में जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी पर्सन के साथ क्या है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके थ्रू क्या है सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लाया गया और साथ ही क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया। सोशल डेमोक्रेसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सोशल डेमोक्रेसी है, सोशल लेवल पर क्या हो, सभी लोगों को जो समाज के जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उन पर क्या हो इक्वल रिसोर्सेज पे क्या हो, हर किसी को उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, कोई भी जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में समान रूप से हो। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सोशल डेमोक्रेसी कहा गया है। और स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास क्या होता है, एक लीगल सैंक्शन होता है। ये इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन के कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो उसके इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ चला जाता है, कोर्ट में जा सकता है। और वो क्या है, एक लीगल सैंक्शन कहलाता है कि उसके पास क्या है, एक उसके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकता है और ये एक लीगल सैंक्शन है कि कोर्ट में जाकर वो अपने फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचा सकता है और उसको रीस्टोर करा सकता है।
जबकि स्टूडेंट जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनके पास क्या होता है, इनके लिए क्या कहा गया है कि इनके पास मॉरल पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। ये कहा गया है कि इनके इन्फोर्समेंट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको क्या है, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हैं जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के केस में कर रहे थे, बल्कि क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके लिए क्या है, मॉरलिटी के बेसिस पर क्या है, पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं कि मॉरलिटी के बेसिस पर और पॉलिटिकल जो ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसके बेसिस पर ही क्या होता है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एप्लीकेबल बनाया जा सकता है और इन्फोर्स कराया जा सकता है। जैसा कि स्टूडेंट इस चैप्टर में जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था इसमें कि ये क्या होते हैं, इनका जो एम है, इनको इन्फोर्स कराने के लिए जो इनके पीछे जो एक कॉज होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल फोर्स होता है, ठीक है। और क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि क्या होता है, इसके ऊपर कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि क्या है कि कोई भी सरकार आई, उसने अपनी नीतियाँ बनाई, पॉलिसीज़ बनाई, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं और कोर्ट उसे क्या करे, दंडित करे, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं कि क्या है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, अगर आप देखते हैं कि कोई सरकार क्या है वो पब्लिक का ध्यान नहीं रख रही है, पब्लिक प्रिंसिपल्स जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जिनका कि मेन एम क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है, एक वेलफेयर स्टेट को बनाना होता है। अगर लोगों के द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट इस टाइम पे है वो क्या कर रही है, वो अपने प्रोविजंस को बनाने में जनता का ध्यान नहीं रख रही है, वो पब्लिक वेलफेयर में वर्क नहीं कर रही है और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनी लॉ मेकिंग या लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ में या फिर जो उनकी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनमें उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो क्या किया जा सकता है, जो जनता है, जो हम लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर में जब इलेक्शन होंगे तो तब उसको वोट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद क्या है, एक पॉलिटिकल दबाव उसके ऊपर बन जाएगा और जो दूसरी सरकार है उसके ऊपर क्या होगा, उससे ये होप रहेगी कि क्या है, वो अच्छा काम करेगी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने उसमें इंक्लूड करेगी ताकि उसको क्या है और इनकरेज किया जाए। और जो भी गवर्नमेंट है जो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ नहीं करती है अपनी लॉ मेकिंग प्रोसेस में और अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ में, उसको क्या है, उसको सत्ता खोनी पड़ेगी और क्या है, सरकार किसी और पार्टी के पास चली जाएगी। ये इसीलिए कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको इन्फोर्समेंट अगर इनका कराना है तो आपको इसके लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। लेकिन बताया गया है कि अगर आप इनको इन्फोर्स कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, पब्लिक ओपिनियन एक मेन रीज़न होता है और साथ ही क्या होता है, मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन होता है। जैसे क्या है कि जो भी सरकार है, अगर कोई गवर्नमेंट है तो ये क्या है, उसकी मॉरलिटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि क्या करे, वो अपने लोगों के वेलफेयर में अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए और एक वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करे। और वहीं दूसरी ओर क्या है, पॉलिटिकल सैंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो अगले 5 साल में उसे जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाएगा और वो बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, ये डायरेक्टली प्रोविज़न जो है ये क्या है, पॉलिटिकल फोर्स है और मॉरल फोर्स है। तो स्टूडेंट ये थे इसके बीच में डिफरेंस। उसके बाद कुछ और भी नेक्स्ट डिफरेंस हैं, तो पढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पर किसी स्टेट के इंक्रोचमेंट से उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं, उसकी वेलफेयर में काम करते हैं। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब चीज़ें क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये क्या होते हैं,
पर्सनल होते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ठीक है। वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनका मेन उद्देश्य होता है कि ये क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका एम होता है कि क्या हो, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। किसी केवल एक व्यक्ति विशेष के जो राइट्स हैं उनको संरक्षण नहीं देते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, सोसाइटेरियन हैं, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, सोसाइटी पर बेस्ड हैं, पूरा क्या है, समाज की भलाई के लिए होते हैं। और जो इनका नेचर है वो क्या है, सोशलिस्टिक नेचर है। और वहीं स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के वेलफेयर के लिए उत्तरदायी होते हैं और क्या करते हैं, उसको बचाते हैं कि स्टेट के द्वारा या किसी अन्य बॉडी के द्वारा उनके जो पर्सनल राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट ना किया जा सके। तो स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो नेचर है वो क्या है, पर्सनल है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पर्सनल हैं और वो क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक हैं। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, सोसाइटेरियन हैं, सोसाइटी पर बेस्ड हैं। जो सोसाइटी का पूरा वेलफेयर है उसकी जो भूमिका है उसको अपने आप में लिए हुए हैं और साथ में क्या है, सोशलिस्टिक नेचर के हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए क्या है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और फिर उनको इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होते हैं। जबकि स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना होता है, पहले लेजिस्लेशन बनाना होता है, ठीक है। उनके लिए एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है जिसे कि पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उस लेजिस्लेशन को कंफर्म किया जाता है, उसको एप्लीकेबल बनाया जाता है और उसके बाद ही क्या है, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एप्लीकेबल बनाया जाएगा जो कि किसी लेजिस्लेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट कराए गए हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इनको इन्फोर्स कराना पड़ता है, किसके द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड हैं और इनके लिए इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें क्या है, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या फिर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि क्या हो, जो कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए बाउंड होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ के लिए बाउंड होते हैं कि वो क्या करें, उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें, जो कि क्या कर रहा हो, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो कि क्या हो, किसी फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, उसको वायलेट कर रहा हो या उसके प्रोविज़न से क्या कर रहा हो, उसके प्रोविज़न से कहीं भी क्या हो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हो, तो उस लॉ को ही क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं
उनके लिए अगर क्या है किसी भी कोई ऐसा लॉ है जो कि क्या करता है किसी भी पर्सन के लिए या फिर सोसाइटी में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि उनको वायलेट करता है तो कोर्ट उनको क्या है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये कहा गया है स्टूडेंट, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो क्या है, अगर ऐसा कोई भी लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो तब उस लॉ को क्या कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और इनवैलिड कर दिया जाता है। मीन्स उस लॉ को ही कैंसिल कर दिया जाता है। जबकि स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर उसके लिए क्या है कोई भी ऐसा लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया जो कि क्या है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी प्रोविज़न को वायलेट करता हो, तो तब उस कंडीशन में क्या है कोर्ट क्या है तब ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उस लॉ को क्या करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे या अनवैलिड या इनवैलिड करे। ठीक है, तब कोर्ट उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो इनवैलिड है। किस केस में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लॉ को वॉयलेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकता है, उसको क्या है इनवैलिड नहीं बना सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा सकता है। ठीक है, अगर क्या है कोई भी लॉ भले ही वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट कर रहा हो, लेकिन कोर्ट के द्वारा तब भी उसे क्या है इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। जबकि स्टूडेंट कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा उस लॉ की वैलिडिटी को कुछ टाइम के लिए अपहोल्ड कर लिया जाए, कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया जाए। तो ये क्या थे हमारे सारे डिफरेंसेस फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट है, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सीधे उस लॉ को, अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई लॉ ऐसा बना है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेटिव हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायलेट करता हो, तो तब कोर्ट के द्वारा उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन क्या है, कोर्ट के द्वारा उस लॉ की जो वैलिडिटी है, उसकी जो वैधता है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको अपहोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे डिफरेंसेस थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो। और स्टूडेंट इस लेक्चर की जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।